तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स फॉर ए सिविल। ठीक है, तो आज स्टार्ट किया जाए क्रैश कोर्स फॉर ए सिविल को लेकर के। ठीक है, जो क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है आज से स्टार्ट हो रहा है। क्लास की टाइमिंग आपकी सेम होगी। ठीक है, 12:30 से 2:30 के बीच में, है ना। कभी 2 बजे बज सकता है, कभी 2:30 भी हो जाएगा, लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि हम लोग कोशिश करेंगे 2:30 तक कंटिन्यू किया जाए, है ना। 2:30 तक कंटिन्यू किया जाए। क्लासेस डेली होनी है, अभी आगे सब डिस्कस कर लिया जाएगा। जो पहला सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो पहला सब्जेक्ट होगा वो सोम का होगा। ठीक है, तो इसको डिस्कस किया जाएगा। टाइमिंग सेम होनी है। ठीक है, क्रैश कोर्स के साथ साथ रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं, है ना। क्रैश कोर्स के साथ साथ रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं। वाटर सप्लाई का अलग से, अभी तो वाटर सप्लाई का कंबाइन जो चल रहा है। दूसरा, अगर कुछ लोग हैं जो केवल वाटर सप्लाई को ही बाय करना चाहते हैं और उसमें खुद के रोल करना चाहते हैं, तो उनको भी कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। जीके जीएस की भी क्लासेस चल रही हैं, एई की और जेई की, है ना। जो प्रीलिम्स को भी लेकर के होगा, मेंस दोनों को लेकर के होगा। इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ लोगों को बहुत हेल्प किया और पेपर आसान बना दिया था। तो बहुत सारे क्वेश्चंस सेम टाइप के तो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया था क्लास में। सेम टाइप का तो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया था। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ में भी हो गया था, तो टेस्ट सीरीज़ का बहुत सारा हेल्पफुल हुआ। कुछ लोगों के जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 100, जो इंस्पेक्टर का हुआ एग्ज़ाम का, आउट ऑफ 100 दे आर स्कोरिंग 98, 99। मतलब उनका कहने का ये था कि सारा तो करेक्ट करा ही करा है, बस हो सकता है कि उसमें से 1-2 मार्क्स या 3 नंबर थ्योरी वाले कट जाए, बाकी न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करा एकदम एक्यूरेट है। जो सॉल्यूशन अपलोड करा हुआ है, सॉल्यूशन से भी सारा मैच कर रहा है। ठीक है, ये हो गया। नॉन टेक की भी टेस्ट सीरीज़। नॉन टेक का जो इंग्लिश का पेपर था वो एई का तो 2018 का पेपर उठा के डाल दिया था, है ना। सेपरेटली अभी जो सिलेबस है अभी आगे डिस्कस किया जाएगा, है ना। हाइड्रोलिक्स और सर्वेइंग का, उसमें कोई रोल करना चाहे तो कर सकता है। कंबाइंड क्लासेस भी चल रही हैं। ठीक है, ये तो थोड़ा कोर्सेज़ का डिटेल हो गया, तो बताना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। ठीक है, अब आगे देखा जाता है मेन टॉपिक। पहले एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम हुआ था एई का और इस बार जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, ठीक है, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जितने भी लोग प्रिपेयर कर रहे हैं स्पेशली फॉर दिस ए एग्ज़ाम, ज़्यादा बेटर है कि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को, रेदर देन कि वो रटने वाले क्वेश्चन। और एक भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट को डिटेल में करना और अच्छे से करना है। एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। तो लास्ट टाइम जो पेपर हुआ था एई का, है ना, वो आप देखोगे तो एक तरह से कह सकते हो तो एई के लिए नहीं था, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में दे दिया था, जबकि वैसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, वो रट्टा वाले ज़्यादा होते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, है ना, मैं बात करूँ इसका लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि सिविल का वही अभी तक एक पेपर हुआ है। बाकी आप देखेंगे जो एग्ज़ाम हुआ था इसका पॉलिटेक्निक लेक्चरर का, है ना, वो तो पूरा एई वाला जो पेपर लास्ट टाइम था उसी को दे दिया था, क्योंकि सिलेबस भी उन्होंने सेम ही रखा, तो अलग सा नहीं किया। ठीक है, तो अभी जो पेपर सेट हो रहे हैं और आगे के जो पेपर सेट होंगे उनका एक स्टैंडर्ड होगा, जो सच में स्टेट के एई लेवल के पूछे जाते हैं, जो इसका सबसे सच में थोड़ा सा लेवल होता है ना। तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो गया है, ये सबको पता है ना। एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है, पहले जो था अब उसको फुली आप बोल सकते हैं कि रिप्लेस करके नया पैटर्न ला दिया है। जल्दी नोटिस आ जाएगी उसकी भी, हो सकता है जब नोटिफिकेशन आए इसका, में भी हो सकता है 8, 9 या 10 में आ जाए, मार्च में एडवर्टीज़मेंट जब आए तो उसमें आपको शायद सारी डिटेल्स मिले, या हो सकता है उसके पहले एक वो नोटिस निकाल दें, हो सकता है आज शाम को ही आ जाए ना, किसी भी टाइम आ जाएगा अब। ठीक है, तब किसी भी टाइम एग्ज़ाम की नोटिस इसका
जो पैटर्न है वो आ जाएगा। पैटर्न पूरी तरह चेंज हो गया है। मेंस में 3 पेपर होने वाले हैं रिटन एग्ज़ाम का, ठीक है। हर एक पेपर का जो होगा 150 मार्क्स का होगा, ठीक है, 150 मार्क्स का होगा, है ना। तो इसको हम लोग नोट डाउन करके भी देखा जाता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो होना है आपका ए का, वो टोटल 3 स्टेज में होगा, ठीक है, टोटल 3 स्टेज में होगा। फर्स्ट स्टेज में मिलेगा रिक्रूटमेंट टेस्ट, रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जिसको प्रीलिम से बोलेंगे। फिर होना है रिटन टेस्ट, ठीक है, रिटन एग्ज़ाम, और लास्ट स्टेज होनी है इंटरव्यू। लास्ट स्टेज होना है यहाँ से इंटरव्यू, ठीक है, लास्ट स्टेज है इंटरव्यू। रिक्रूटमेंट टेस्ट जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होना है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का होना है। जो रिटन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, मेन जो मेरिट लिस्ट होगी, आप बोल सकते जो आपका मेन सिलेक्शन कराएगा वो रिटन एग्ज़ाम ही करा रहा होगा, है ना, रिटन एग्ज़ाम ही कराएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ से, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो रिटन एग्ज़ाम होना है वो होना है टोटल 450 मार्क्स का, ठीक है, 450 मार्क्स का। और ये होना है 50 मार्क्स होगा। सर ये आपके स्क्रीन शेयर कर रहा है क्या? हाँ, आपको दिख नहीं रहा क्या स्क्रीन? दिखाई नहीं दे रहा है ना सर आपको? क्या सभी को नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन? क्या स्क्रीन नहीं दिख रहा सभी को? दिखाई दे रहा है। सर दिख रहा दिख है? रहा दिखाई है। दे रहा है सर, दिख रहा है। मेरा नहीं दिख रहा है, ये तो आप क्या हो रहा है? फिर से लेफ्ट होके ज्वाइन करिए। फिर से? फिर से लेफ्ट होके ज्वाइन करिए, ठीक है, ओके। तो रिटन एग्ज़ाम जो होना है वो 450 का होगा। मेन जो आपका सिलेक्शन होगा, मेन जो सिलेक्शन होगा वो इन्हीं दोनों के बेसिस पे होना है। जो मेन होना है वो इन्हीं के बेसिस पे होना है, टोटल 500। तो आपका जो फाइनल, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इसी के बेसिस पे ही होगी। ये तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, ये तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है ना। ये तो यहाँ से हो गया। अब डिस्कस करते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर के। अभी कुछ भी नोटिफाई नहीं हुआ है, ठीक है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी नोटिफाई नहीं हुआ कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होना है क्या नहीं होना है। बट भाई अभी आप लोग पढ़ाने दीजिए, है ना, जो भी डाउट्स होगा हम लोग देख लेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ आप उसको बताने दीजिए, है ना। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट, अभी इसका सिलेबस नोटिफाई नहीं हुआ है, सिलेबस अभी इसका नोटिफाई होना भी नहीं है, सिलेबस अभी इसका नोटिफाई होगा भी नहीं। इन केस अगर वो कुछ आपको एडवांस इन्फॉर्मेशन देते हैं वो तो आपके लिए गुड है, आपके लिए वेल एंड गुड है। बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है जब फॉर्म फिलअप हो जाएगा तभी रिक्रूटमेंट टेस्ट की नोटिस आएगी, तभी रिक्रूटमेंट टेस्ट का नोटिस आना है, उसके पहले नोटिस नहीं आना है, उसके पहले नोटिस नहीं आना है। जो आएगा वो रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस होगा, हो सकता है एक आध लाइन नीचे ऐड कर दिया जाए, और सेम ऐसे पैरा नंबर 1 2 3 करके जैसे ऐड होता है कि अगर डिजायर्ड रेशियो से क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, तो हम एक रिक्रूटमेंट टेस्ट या एक स्क्रीनिंग टेस्ट करा लेंगे, जिसको आप प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम भी बोल सकते हैं, तो उसको करा लिया जाएगा। उसके बेसिस पे जो क्वालिफाई करेगा वो मेंस एग्ज़ाम को लेकर के जाएगा। जो रेशियो है वो प्रीलिम्स का, जैसे मान लीजिए मेंस में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 20 पोस्ट है तो 1:12 या 13 लेकर के चला जाएगा, तो ये आपको रेशियो मिल जाएगा। इंटरव्यू 50 मार्क्स का होना है, अभी आगे डिस्कस किया जाता है। तो अभी इसका सिलेबस जो है वो नोटिफाई नहीं है, अभी जो इसका सिलेबस वो नोटिफाई नहीं है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड आगे नोटिफाई होगा भी नहीं, एक बार फॉर्म फिलअप हो जाएगा तभी हो जाएगा। तो अभी जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं कि अनफेयर कर रहा है, इनजस्टिस कर रहा है, ऐसे जो वर्ड लेकर के आते हैं ना, मेरे हिसाब से है
कि अभी आप ज़्यादा फोकस स्टडी को करिए, सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद फिर ये सब डिसीजन करना होता है। उसके बाद फिर ये सब डिसीजन करना होता है कि अनफेयर हुआ हमारे साथ, हमारा सिलेक्शन रोक दिया, है ना, और रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में आने नहीं दिया कमीशन ने, तो वो सारे एक्सक्यूज हम लोग बाद में दे लेंगे। बट मेरे हिसाब से भी आपको ज़्यादा फोकस करना अपने सिलेक्शन को लेकर के, सिलेक्शन हो जाए फिर हम ये सब एक्सक्यूज देंगे। और जिनके पास कई सारे अटेम्प्ट बचे हुए हैं, लाइक अभी उनकी एज 20 है और 21 22 है, तो वो लोग तो अभी चलते रहें 5 ईयर 6 ईयर तक, है ना। बट जिनके पास लास्ट चांस है वो लोग ये सब छोड़ दें और एकदम पूरा पूरा पढ़ाई पे ध्यान दें। रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो सिलेबस है ना, रिक्रूटमेंट टेस्ट का जो सिलेबस है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो एग्ज़ाम होना है वो होना है जीके जीएस भी आना है, पहला हो गया। नेक्स्ट जनरल इंग्लिश भी होगा, जनरल इंग्लिश भी होना है, ठीक है, जनरल इंग्लिश भी होगा। नेक्स्ट एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस होंगे और नेक्स्ट सिविल भी होगा, नेक्स्ट आपको सिविल मिलेगा। तो टोटल 4 सब्जेक्ट मिलने हैं, टोटल 4 सब्जेक्ट मिलने हैं, जीके जीएस, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और सिविल, ठीक है, ये चारों का आना है। आप अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स देखेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, जीके जीएस पूछ लेगा, इंग्लिश पूछ लेता है, हिंदी पूछ लेता है, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आ जाते हैं, सिविल के। तो ये टोटल 4 पेपर होने हैं, ये टोटल 4 पेपर होने प्रीलिम्स में, ठीक है, 4 पेपर्स होने प्रीलिम्स में। हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ से इंग्लिश या किसी एक पोर्शन को कट डाउन करते, बट ये होगा नहीं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ये 4 आपको मिलेंगे। जो टोटल होना है वो 100 क्वेश्चंस होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग की प्रोविज़न नहीं होगा इस बार, है ना, बट कुछ कह भी नहीं सकते हैं। कमीशन में अभी तो जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, है ना, वी कैन एक्सपेक्ट कि दे आर वेल एजुकेटेड, वो कोई प्रमोटेड वाले नहीं हैं। जैसे बात की जाए कमीशन में इससे पहले जो भी लोग थे, है ना, तो एक वो लोअर ग्रेड से उठ करके प्रमोट होते होते हायर ग्रेड पर आए हुए थे, है ना, तो उनको चीज़ों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ठीक है। बट अभी जो हैं वो दे आर वेल क्वालिफाइड, और खुद जो सेक्रेटरी हैं पारुल गौर मैम खुद IRS रही हैं UPSC, है ना, सो दे विल इम्प्लीमेंट अ वेरी गुड, आप बोल सकते हैं, आप SOPs बोल सकते हैं, है ना। अभी सब कुछ कमीशंस फिक्स करता जाएगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान को करते हुए एग्जीक्यूट करते हुए चलना है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग के प्रोविज़न नहीं होगा, नो नेगेटिव मार्किंग, बट कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ठीक है, बट कुछ कह भी नहीं सकते हैं, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, ठीक है, कितने का होना, ये 100 मार्क्स का ही होगा, 100 मार्क्स का ही होना है, ओके। तो 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, नो कैलकुलेटर अलाउड, ठीक है, अब ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में आपको कोई भी कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, प्रीलिम्स में कोई भी कैलकुलेटर आपको नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। तो जो भी कैलकुलेशन करनी हो खुद से करनी है, जो भी कैलकुलेशन करनी हो खुद से करनी है। प्रीलिम्स में आप ही का एक स्टेट है जो कैलकुलेटर को अलाउड करता है, बाकी और कहीं पे भी कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता किसी प्रीलिम्स एग्जाम में। मेंस में आपको मिलेगा, मेंस पे आराम से दीजिए, है ना, मेंस में आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा, वहाँ पे एकदम आराम से दीजिए, कैलकुलेटर को लेके जाइए। बट अभी जो भी कैलकुलेशंस हैं बेटर है कि आप उनको बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करिए, ठीक है। जो कैलकुलेशंस होगी कोई टफ वाली नहीं होगी, आप उन्हें बिना कैलकुलेटर के आप उनको सॉल्व कर भी सकते हैं, बिना कैलकुलेटर के आप उनको सॉल्व कर भी सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि कैलकुलेशन ऐसे दे दिया है कि बिना कैलसी के सॉल्व नहीं हो रहा है, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बट अभी आपको कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप कैलकुलेटर को यूज़ ना करें, स्पेशली फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। जो ऑब्जेक्टिव होने उनके लिए आप कैलकुलेटर को यूज़ मत करिए, उनको आप खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करिए,
नहीं तो अचानक से आपको पता चलेगा कि कैलसी अलाउड नहीं है, तो फिर जो कैलकुलेशन होनी है वो मिस्टेक हो जाती हैं। माइंड में कुछ और चल रहा होता है और लिखा आप कुछ और रहे होते हैं। ठीक है, तो अब कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना प्रीलिम्स को लेकर के। अच्छा, ये तो मेंशन कर दिया यहाँ से। MCQs ही होना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। भाई ध्यान रखिएगा, कोई अपना वर्ड बना के नहीं चलेगा कि हम जो सोचेंगे वैसा ही होगा। हाँ, ये कुछ लोगों के मैसेज थे कि अभी तक तो नहीं हुआ, अभी ऐसे कैसे हो जाएगा। तो अभी आपको सिर्फ सिलेक्शन लेना है। मैं पहले से भी कहता आया हूँ, आप कोई भी टॉपिक छोड़िए मत। आप किसी भी टॉपर्स UPSC के हों या किसी भी एग्ज़ाम्स के टॉपर्स हों, मैं आपके स्टेट के टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो मैं आपके स्टेट के टॉपर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अदर स्टेट के जो टॉपर्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ सेंट्रल गवर्नमेंट के, जैसे आप ES के जो टॉपर्स होते हैं, गेट के जो टॉपर्स होते हैं, जो SSC JEE के टॉपर्स होते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विस के जो टॉपर्स होते हैं, आप उनके कभी भी इंटरव्यूज़ को देखिएगा, है ना, तो वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं बस केवल 2 लाइन को पढ़ के गया हूँ। वो सब कुछ पढ़ के जाते हैं, है ना, वो सब कुछ पढ़ के जाते हैं। तो उनके पास कोई छोड़ने का ऑप्शन नहीं होता कि आया तो एग्ज़ाम में सॉल्व किया, नहीं आया तो छोड़ दिया, मतलब नहीं आया तो आउट ऑफ सिलेबस। तो अभी आपको ऐसे प्रिपेयर करके जाना है। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आज डेट है 24, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो एग्ज़ाम की डेट है, एग्ज़ाम डेट जो है ना, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि एनिवर्सरी पे ही हो सकता है कि एनिवर्सरी पे ही हो। अगर 12 जून को संडे होगा तो, है ना, तो जून आप सेकेंड वीक, है ना, जून फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक लेके चलिए किस में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। लास्ट टाइम 2022 में इसी डेट को हुआ था, 12 जून को। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि अगर संडे पड़ा 12 जून को तो इसी में हो जाएगा। तो किसी में क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये मान चलिए कि अभी जो एग्ज़ाम्स होने हैं, है ना, जून फर्स्ट वीक, और सेकेंड वीक, फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक, इसी में आपके एग्ज़ाम्स होने हैं, है ना। तो इसी के हिसाब से लेकर के आपको प्रिपेयर करना है। तो आज है 24 फेब है, तभी आपके पास मार्च बचेगा, अप्रैल बचेगा और मई, तो 3 मंथ तो सफिशेंट है। 3 महीने में तो कैसा भी एग्ज़ाम्स हो आप आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। और ये होने के बाद, है ना, आप ही मान चलिए कि आफ्टर प्रीलिम्स एग्ज़ाम, ठीक है ना, आफ्टर प्रीलिम्स एग्ज़ाम 70 से 80 डेज मेंस को लेकर के, 70 से 80 डेज मेंस लेकर के, है ना, तो 70 से 80 दिन में आपका मेंस का एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो अगर जून में हुआ तो जुलाई, अगस्त, है ना, सितंबर, तो सितंबर फर्स्ट या सेकंड वीक में आपके एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। और अगस्त में तो किसका एग्ज़ाम है, JEE का भी है ना, अगस्त में किसका एग्ज़ाम है, JEE का। तो मान चलिए कि अगस्त थर्ड वीक में, 15 अगस्त के बाद इनका एग्ज़ाम होना है JEE वालों का, है ना। तो आप मान चलिए कि 20 डेज़ का गैप होगा, तो फर्स्ट वही आपको अगस्त जो सितंबर है उसका आपको मिल जाएगा फर्स्ट या सेकंड वीक में आपका मेंस, ना। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी। अगर आप अभी से डेडिकेट होकर पढ़ेंगे तो सिलेक्शन तो फिक्स है। मेंस हो गया उसके बाद, है ना, मेंस हो गया उसके बाद फिर आपको मिलेगा इंटरव्यू, रिजल्ट आएगा। ये मान चलिए कि 45 डेज़ या 50 डेज़ में रिजल्ट आ जाएगा। तो सितंबर, अक्टूबर लास्ट तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। नवंबर में आपकी इंटरव्यूज़ की डेट आ जाएंगी, ठीक है, और हो सकता है नवंबर लास्ट वीक तक आपका इंटरव्यू की डेट आ जाए, है ना। तो इस साल के एंड तक, अभी फेब चल रहा है, तो एंड ऑफ ईयर ये कंप्लीट प्रोसीजर हो चुका होगा, AE का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका होगा। तो जो भी लोग सेलेक्ट हो गए उन सब के पास जॉब होगी AE का।
लेकिन उनके पास नहीं हो गया, उनके पास डिफ़िकल्ट हो जाएगा होने के लिए, जो लोग अपने हिसाब से सब काम करते हैं, है ना। अभी कमीशन चीज़ों को एक्सपेंड कर रहा है, वाइड एरिया चूज़ कर रहा है, पेपर को सेट करने के लिए अच्छे लोगों को प्रेफर कर रहा है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है लेबोरेटरी सेशन का प्रीलिम्स उठा के देख लीजिए। सबसे अच्छा एग्जांपल लेबोरेटरी सेशन का प्रीलिम्स उठा के देख लीजिए, ठीक है। और इस टाइप के पेपर्स पहले भी होते हैं एग्ज़ाम में, जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम से वहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं कि जीके जीएस भी पूछ लेता है, इंग्लिश भी पूछ लेता है, एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिविल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सिविल के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अदर स्टेट में भी होता है, तो कुछ अलग सा नहीं है, लेकिन आपके स्टेट में भी ये चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी। तो रेदर देन की कंप्लेनिंग, लोग कंप्लेन करते रहते हैं, तो उनका तो कुछ नहीं कर सकते, वो लोग तो चलते रहेंगे। बट अभी के लिए आई रिकमेंड कि सब कोई पढ़ाई पे ही कॉन्सेंट्रेट करिए, वो सबसे अच्छा होगा आपका, वो सबसे अच्छा होगा। तो ये सब भी आप एक्सक्यूज़ को छोड़ करके अब आपको ज़्यादा फोकस अपनी स्टडी को ही देना है, ठीक है। ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की, ये तो बात हो गई प्रीलिम्स की। अब नेक्स्ट देखा जाता है मेंस, है ना। नेक्स्ट देखते हैं मेंस। अब मेंस का अभी नोटिस तो नहीं आया हुआ है ना, तो उसमें भी तो कुछ लोग कमेंट किए जा रहे थे, ठीक है, उसमें तो कुछ लोग कमेंट किए जा रहे थे। अब नेक्स्ट देखा जाता है यहाँ पे जीके जीएस, और जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, और फिर एप्टीट्यूड हो गया, एप्टी हो गया, है ना, एप्टीट्यूड हो गया। ये कितने का आएगा? 150 मार्क्स। कैसा होना है ये होना है यहाँ से ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो एक्सपेक्टेड है कि 150 क्वेश्चन होंगे, है ना, टोटल 150 क्वेश्चन होने हैं, 150 का, तो 50-50 का रेशियो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये आप सबके लिए एडवांटेज हो गया है कि अब आपको इंग्लिश जाके लिखना नहीं है, इंग्लिश में आपको लिखना नहीं है ना। नहीं तो कई सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि इंग्लिश में लिखना पड़ रहा था, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिविल पेपर 1, सिविल पेपर 1 ये होना है 150 मार्क्स। और कैसा होगा? ये सब्जेक्टिव होना है। अभी सिलेबस को कंप्लीट डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है, पेपर 1। नेक्स्ट आपको मिलेगा सिविल पेपर 2, सिविल पेपर 2 ये भी 150 का ही होना है, और ये भी सब्जेक्टिव होना है। तो टोटल कितना हो गया यहाँ से? 450, ठीक है। जो टाइमिंग है इसका मोस्ट एक्सपेक्टेड 2 आवर्स होगा। तो फर्स्ट डे में जीके जीएस इंग्लिश एप्टीट्यूड का हो जाएगा। डे 2 में 2 दिन का एग्ज़ाम होगा आपका। डे 2 में ये 3 आवर्स का हो जाएगा, और ये 3 आवर्स का होगा। जिससे पहले आप देखते थे तो इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्ज़ाम्स होते थे वो ऐसे उनका पेपर 3 दिन कंटिन्यूस चलता था। पहले दिन नॉन टेक होता था जीके जीएस वाला पोर्शन, एप्टीट्यूड वाला, है ना। सेकेंड डे में ऑब्जेक्टिव पेपर्स होता था, पेपर 1 पेपर 2, और थर्ड डे में फिर पेपर 1 पेपर 2 फिर से होता था सब्जेक्टिव वाला। तो कुछ चीज़ों को ऐसे इम्प्लीमेंट किया गया है ये, है ना। तो जो 450 बनाया गया है बहुत सोच समझ के अच्छे से बनाया गया है। ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होगा वो भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है ना। जीके जीएस तो जो आपका पहले एक का था सेम रहेगा। जो इंग्लिश का है वो आपके स्टेट का जो सीजीएल का है कुछ वैसा बन जाएगा। आपके स्टेट का जो सीजीएल का एग्ज़ाम होता है कुछ वैसा मिलेगा आपको, तो जिसको आप यूडीसी एलडीसी बोल देते हैं, क्योंकि इन्होंने सिलेबस को एसएससी जेई वाला करा, वो एसएससी सीजीएल वाला करा हुआ है। तो ये तो आपको कंप्लीट वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एप्टीट्यूड होगा इसके लिए आपको इसका सबसे अच्छा है ना एप्टीट्यूड का ईएससी के जो प्रीवियस ईयर हैं, है ना, PYQs। अभी तो एप्टीट्यूड भी आता है उनके यहाँ, तो एफटी के आप क्वेश्चंस वहाँ से देख लीजिए, एफटी क्वेश्चन आप वहाँ देख लीजिए। इससे पहले जब 2017 के पहले जो एग्ज़ाम्स होते थे उसमें भी एप्टीट्यूड आता था, तो आप वहाँ से देख लीजिए। नेक्स्ट आप CAPF का देख लीजिए एफटी का क्वेश्चन, वो भी आपको काफ़ी हेल्प करेगा। SSC CGL का
जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है ना, क्वेश्चन आप उसको देख लीजिए। तो ये 3 सोर्स को आपको चेक करना है। CAPF में सी सेट वाला भी आ जाएगा पोर्शन, लेकिन सी सेट का बहुत डेप्थ हो जाता है, तो उसमें आपको नहीं जाना है। हाँ, आप ESE के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं एप्टीट्यूड वाले पोर्शन उसको देख लीजिए। गेट का लेवल आपको नहीं टच करना, ध्यान रखिएगा। गेट का जो एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है उनका लेवल कुछ और होता है, तो गेट के लिए करने से आपका कोई हेल्पफुल नहीं होना है। सीजल के आप कर लीजिए, SSC वाले जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो आपको कर लीजिए। फिर CAPF में भी एप्टीट्यूड आता है, आप उसको कर लीजिए। ESE के जो प्रीवियस ईयर में एप्टीट्यूड है आप उसको कर लीजिए। तो एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, और किस टाइप के आ रहे हैं, ठीक है, किस टाइप के आ रहे हैं। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात हो गया 150 मार्क्स का, ठीक है, ये तो बात हो गया 150 मार्क्स का। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, देखिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग को देखा जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसको देखा जाता है, ठीक है। तब इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जो आपको मिलेगा पेपर 1 और पेपर 2 में। पेपर 1 होगा, इधर मिलेगा आपको पेपर 2, इधर मिलेगा पेपर 2। तो पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। आप सबको पता होगा आपके यहाँ पे जो सिलेबस डिफाइंड है ना, पार्ट A पार्ट B करके है, पार्ट A और पार्ट B करके है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो पार्ट 1 है ना, ये पार्ट A वाला पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये आपको मिल जाएगा यहाँ से पार्ट B, ये पार्ट B वाला पोर्शन हो जाएगा, ये आपको पार्ट B वाला मिल जाएगा। पार्ट A हो जाएगा और पार्ट B हो गया, ठीक है, पार्ट A पार्ट B। बस एक्सेप्ट कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं कि ऐड हो जाएंगे। अभी जो सिलेबस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अभी जो सिलेबस है नो डाउट पूछता तो हर एक टॉपिक से है, लेकिन जो सिलेबस लिखा बहुत छोटा सा लिखा, बहुत कम है वो, ठीक है। नो डाउट जो सिलेबस आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में, है ना, वो तो कंप्लीट टॉपिक को टच करता है, वो सारे टॉपिक को टच करता है। बट जो सिलेबस मेंशन्ड है वो क्या है, बहुत ही कम है। जो सिलेबस मेंशन्ड है वो क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तभी होगा क्या, कई सारे टॉपिक्स ऐड ऑन हो जाएंगे आपके इस एग्जाम इस सिलेबस में। जैसे कहा जाए सोम, तो सोम बहुत थोड़ा सा मेंशन्ड है। सोम कॉमन सब्जेक्ट है किसका, मैकेनिकल वालों का, और जो चेयरमैन है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट से ही हैं। तो सोम का बहुत अच्छे पेपर सेटअप हो जाएगा, इन जो सिलेबस है बहुत अच्छे से डिजाइन हो जाएगा, है ना, बहुत अच्छे से डिजाइन हो जाएगा। ये तो पहली चीज़ हो गई। नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का भी आपका बहुत अच्छे पेपर सेटअप होगा, है ना, क्योंकि उसके भी चेयरमैन जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हैं, तो वहाँ से चीज़ें आनी है, ठीक है। तो पेपर 1 में जो मिलेगा सोम, अभी आपको डिटेल सिलेबस मिलेगा। जो सिलेबस लिखा है ना, उसमें कितनी सारी स्पेलिंग मिस्टेक है। आप एक का पेपर उठा के सिलेबस उठा के देखो, बहुत सारी आपको स्पेलिंग मिस्टेक मिल जाएगा, है ना, क्योंकि उसको क्रॉस से वेरीफाई करने वाले कोई ढंग के नहीं थे, ठीक है। तो सोम का आपको सिलेबस मिलेगा बहुत डिटेल में, पेपर 1 में आएगा। जितने भी स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, जितने भी स्ट्रक्चर वाले सब्जेक्ट मिलते हैं वो सारे पेपर 1 में आपको मिलेंगे। तो सोम हो गया, RCC हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा स्टील मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्टील स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर हो गया, ओके। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ से बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ये तो हो गया। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा इसके अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ठीक है, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अभी आया नहीं है कि इंक्लूड होगा कि नहीं है, बट ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आगे लिखना पड़ेगा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, क्योंकि सिविल में रह के स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं पढ़ा तो फिर क्या पढ़ा,
सिविल में रह करके स्ट्रक्चर एनालिसिस नहीं पढ़ा, आपने स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? तो सिविल का तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा फिर, है ना? तब तो सिविल का पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं होगा अगर आपने स्ट्रक्चर को नहीं पढ़ा तो ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। और हम लोग कवर भी ऐसे ही करेंगे, जैसे जिस सीक्वेंस में लिखा है सेम सीक्वेंस में हम लोग करते हुए जाएंगे। जो हम लोग क्लास करेंगे इसका क्रैश कोर्स का, सबसे पहले सोम को किया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक विल बी द सोम, सेकंड आरसीसी हो जाएगा, थर्ड आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। आरसीसी हो गया, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर स्टील हो गया, फिर हम लोग करेंगे बीएमसी करेंगे, फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होगा। तो सेम ऑर्डर में हम लोग करते आएंगे, सेम ऑर्डर में हम लोग इसको कंप्लीट करते आएंगे। तो ये तो पेपर 1 का हो जाएगा, जब वो कंप्लीट मिल जाए किसका, यहाँ पे पेपर 1 का। तो ऐसे ही कंप्लीट करते हुए चलना है, ऐसे हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है। किसका, यहाँ पे पेपर 1 का, ठीक है। चलिए भाई, अब ये तो हो जाएगा पेपर 1। पार्ट सीपीएम अभी मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, है ना, बट ये पर्ट सीपीएम कॉमन है मैकेनिकल वालों में भी। बस पर्ट सीपीएम है ये कॉमन सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी। तो हो सकता है मैकेनिकल वालों में भी ये चीज़ आ जाए, हो सकता है ना, मैकेनिकल वालों में भी ये चीज़ आ जाए, है ना। तो आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो हम लोग जो सिलेबस कवर करें वो उसका ऑर्डर भी यही सेम ही होगा, उसका ऑर्डर भी क्या होगा, ये सेम ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही कंप्लीट करते हुए चला जाएगा, सोम, आरसीसी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील, ठीक है। देखो इन केस चेंज नहीं हुआ वो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, लेकिन जो सिलेबस है वो तो डिटेल सिलेबस आना ही आना है। और साथ में अब नोटिस आप देखें तो उसमें लिखा है अपडेटेड सिलेबस लिखा हुआ है, आप देखें तो वहाँ पे लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज होगा ही चेंज तो होना ही होना है। अब सब्जेक्ट ऐड हुए हैं नहीं हुए ये देखना पड़ेगा, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है ये स्ट्रक्चर ऐड हो जाएगा, मैकेनिक्स ऐड हो जाएगा, है ना। हो सकता है पार्ट सीपीएम भी ऐड हो जाए, क्योंकि पार्ट सीपीएम भी तो मैकेनिकल में लोग पढ़ते हैं, सिविल में जब तो इम्पोर्टेंट है। ये तो पेपर 1 का मिलेगा, और हम लोगों के क्रैश कोर्स में हम लोग करेंगे यही सीक्वेंस ऑर्डर में किया जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखा जाएगा पार्ट बी, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा पार्ट बी। तो पेपर 1 में जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट होते हैं वही सारे आते हैं। नेक्स्ट अब पार्ट बी किया जाएगा। अब पार्ट बी में आपको क्या मिलेगा इसको देख लिया जाता है। पार्ट बी में हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद सॉइल को स्टार्ट किया जाएगा, है ना, सॉइल को स्टार्ट किया जाएगा। फिर देखा जाएगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो सकता है इसका भी सिलेबस चेंज हो, इसमें 2-3 टॉपिक्स ऐड हो जाए, हो सकता है इसमें 2-3 टॉपिक्स ऐड हो जाए, ठीक है। जैसे कहा जाए इसमें एनवायरमेंटल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो सकता है वो आपके ऐड हो जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। हो सकता है एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन भी ऐड हो जाए, हो सकता है एयर नॉइज़ पोल्यूशन भी हो जाए। तो ट्रीटमेंट तो आपको कंप्लीट करना ही करना है वेस्ट वाटर का। इन दो टॉपिक को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो जो क्रैश कोर्स है आपको एक भी चीज़ छूटेगी नहीं, जो क्रैश कोर्स है एक भी चीज़ आपसे छूटेगी नहीं। हम लोग हर एक चीज़ को अच्छे से कर लेंगे, है ना। हर एक सब्जेक्ट में आप कह लीजिए कि हर एक सब्जेक्ट में मैं एक मिसलेनियस टॉपिक करके कराऊंगा। मिसलेनियस में ये होगा कि जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, है ना, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको भी किया जाएगा, भले ही आपके सिलेबस के पार्ट नहीं है। जो भी अराउंड 30-40 क्वेश्चंस होंगे जो कॉमन है, रिपीट होते रहते हैं हर एक एग्जाम्स में, तो उनको मैं एक मिसलेनियस टॉपिक करके उसको भी आपको करा दूंगा, है ना। उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, उसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ से सॉइल हो गया, ठीक है, सॉइल हो गया और इन्वायरमेंट का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो मिलता है इसके अंदर, ठीक है, जो थर्ड मिलेगा, ठीक है, इस बार हम लोग करेंगे यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। अभी ए के सिलेबस का पार्ट नहीं है, मतलब एडेड नहीं है अभी तक का जो आपका पहले का सिलेबस है, बट इस बार के सिलेबस में फ्लूइड मैकेनिक्स भी ऐड हो जाएगा, इस बार के सिलेबस में फ्लूइड मैकेनिक्स भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ से हो गया। नेक्स्ट किया जाएगा इसके बाद, है ना, इसके बाद किया जाएगा फिर हम लोग करेंगे हाईवे को, ठीक है। अच्छा फ्लूइड मैकेनिक्स से आगे भी लिखना होगा, इसके आगे भी लिखना होगा एक्सपेक्टेड, ठीक है।
इसके बाद किया जाएगा हाईवे को, ठीक है। नेक्स्ट किया जाएगा हाईवे को, तो हाईवे भी आपको पढ़ना होगा। हाईवे में भी आपको रेलवे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपको टनल करने की रिक्वायरमेंट है। हाईवे में केवल ट्रांसपोर्टेशन ही आपको करना है, हाईवे में केवल ट्रांसपोर्टेशन ही करना है। अगर रेलवे और हाईवे करना हुआ तो उसको आगे देखा जाएगा, सॉरी रेलवे और टनल का पोर्शन करना हुआ तो, है ना। वैसे मैं मिसलेंस टॉपिक कराऊंगा तो हो सकता है मैं कुछ वहाँ पर डिस्कस कर लूँ इसको लेकर के, ठीक है। अगर एडिड नहीं हुआ तो केवल हाईवे ही होगा बस। वैसे हाईवे का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट है, हाईवे का जो सिलेबस है वो आपका कंप्लीट है, मेंशन नहीं करा हुआ है ट्रैफिक को, बट ट्रैफिक को भी आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट मिलेगा सर्वेइंग, नेक्स्ट मिलेगा सर्वेइंग, ठीक है। तो ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा सर्वेइंग, तो सर्वेइंग भी क्या होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। ये भी सब्जेक्ट आपका ऐड हो जाएगा सर्वे वाला पोर्शन, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है एई को लेकर के या सिविल को लेकर के। तो सर्वे होना तो ज़रूरी है, सर्वे होना तो ज़रूरी है ना। नेक्स्ट ब्रिज तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, ब्रिज इंजीनियरिंग हो जाएगा। और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग, ओके। मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ठीक है, तो मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे, ठीक है, कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो इस बार आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं जो एक्साइड हो जाएंगे। कौन कौन से, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स और सर्विंग, फ्लूइड मैकेनिक्स और सर्विंग। और हम लोग जो कवर करेंगे वो सेम इसी ऑर्डर में ही आ रहे होंगे, जो कवर किए सेम इसी ऑर्डर में ही आ रहे होंगे। तो पहले किया जाएगा पेपर 1 को, है ना, फिर किया जाएगा पेपर 2 को। तो पेपर 1 में सोम, आरसीसी, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्टील, बीएमसी ऐसे करते हुए आएंगे। फिर सॉइल को किया जाएगा, ठीक है, एनवायरनमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्विंग। लेकिन अभी नोटिस आ जाने दीजिए। तो वैसे ये सब पहले से एडेड है तो हम लोग कंटिन्यू करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब क्या क्या टॉपिक एडेड है, क्या क्या नहीं है, वो सिलेबस आने के बाद पता चलेगा। लेकिन जो एक बेसिक सिलेबस होता है सोम का, आरसीसी का, स्ट्रक्चर का, ठीक है, आरसीसी का, स्ट्रक्चर का, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो भी सिलेबस हम लोग करेंगे, है ना, जो भी आपको नोट्स अपलोडेड हैं आपके ऐप पर, ठीक है, वो आपके सिलेबस के हिसाब से, उसमें कुछ कट पिट नहीं करना है, वो आपको सब कुछ उसी हिसाब से है। तो उसी को सब कुछ लेकर के चलना है ना, जो भी अपलोडेड है तो उसी को ही लेकर के चलना है, उसमें कुछ कट पिट नहीं करना है ना, वो कंप्लीट सिलेबस है। बस इन्वायरमेंट में अगर ऐड होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो उसका सिलेबस में उसका मैं जो टॉपिक्स ऐड कर दूंगा। और एयर नॉइज़ पोल्यूशन होता है तो उसको कर लिया जाएगा। वैसे एयर नॉइज़ पोल्यूशन सिंपल इन्वायरमेंटल का होता है तो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो एक मिसलेंस टॉपिक किया जाएगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपको मिल जाएगा पेपर 1 पेपर 2। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी तक जो था आपके यहाँ केवल सिविल का एक ही पेपर होता था, अब पेपर के दो पेपर होने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा। अब जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा एक सब्जेक्ट से वो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इट मीन्स कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, और जो ऑप्शंस वाले हैं अब वो कम हो जाएंगे। जैसे भी कहा जाए कल का पेपर हुआ इनका क्या बोलते हैं इंस्पेक्टर वालों का, है ना, जो सैटरडे में पेपर हुआ मेंस का, तो अटैम्प्ट तो कितना करना है 100, लेकिन टोटल 174 क्वेश्चंस आ गए हैं। क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो 100 मार्क्स में सब्जेक्ट ज़्यादा हैं मेंस में, तो करते क्या हैं वो ऑप्शंस में क्वेश्चंस को दे देते हैं। लेकिन अभी क्या है आपके पास मार्क्स भी ज़्यादा हैं और इसको 2 पार्ट में डिवाइड भी कर दिया है। कितना यहाँ से पे 1 और 2 में, है ना, 1 और 2 में। तो अब एक सब्जेक्ट से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन द सेंस कि थोड़ा पूछने का एरिया बढ़ जाएगा, पूछने का जो एरिया वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं। जैसे मान लो पहले कहा जाए भाई
कि आपका जो पेपर होना है वो 200 का होना है मेंस का। पेपर कितने का था 250 का आता था, है ना, 250 का या 200 का 240 का आ रहा है, मतलब 200 का तक भी आते हैं ना, उससे ज़्यादा का ही आता है, क्योंकि ऑप्शंस होते हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट करते क्या है कि वो केवल 6 सब्जेक्ट को या फिर 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ भी दिया, तो भी उनका कोई लॉस नहीं, क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे मिल रहे हैं। तो अभी ये चीज़ नहीं चलेगा, अभी ये चीज़ नहीं चलेगा। तो कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, वो सबको लेकर के जा रहे होंगे, मीन्स सारा पढ़ रहे होंगे वो, ठीक है। तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा और बहुत वाइड रेंज होगी। जैसे देखा जाए अभी जो एग्ज़ाम हुआ आरसीसी में, आधे ज़्यादा लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हमें डब्ल्यूएसएम पढ़ना ही नहीं है, डब्ल्यूएसएम को पढ़ना नहीं है। देखो डब्ल्यूएसएम से ही क्वेश्चन पूछा, डब्ल्यूएसएम से ही क्वेश्चन पूछा आरसीसी में 10 नंबर का, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल 10 नंबर का, बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन पूछा, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोम में एरिया मूवमेंट मेथड, कितना फेवरेट वो आप बोल सकते हैं कि अच्छा टॉपिक है, ठीक है। तो हर एक टॉपिक से थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और अच्छे बने। और पेपर को भी ऐसे बनाया कि ऐसा नहीं जिस लास्ट टाइम का जो पेपर था, आई डोंट नो कि जो बनाने वाले ने कौन सा सस्ता नशा करा हुआ था, पूरा थ्योरी ही डाल दिया, है ना, पूरा थ्योरी डाल दिया, कंसेप्ट तो कुछ है ही नहीं, और सब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सब स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। तो जब भी पेपर सेट किए जाते हैं न्यूमेरिकल्स और थियरी के, एक परफेक्ट बैलेंस रखा जाता है, एक परफेक्ट बैलेंस रखा जाता है। और कल के एग्ज़ाम में आप देखें तो वो चीज़ आपको देखने मिलेगी। भले ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा था क्योंकि सभी बहुत सारे थे, है ना, सभी बहुत सारे थे, बट हाँ परफेक्ट बैलेंस था न्यूमेरिकल्स का और थियरी का, न्यूमेरिकल्स का और थियरी का, ठीक है। और कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, और यही तो मेन फोकस यही है। अभी देखिएगा कैसे पेपर सेट होगा, है ना। तो जो लोग एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं उन सब के लिए मुसीबत है कि कैसे करेंगे वो, और देखना एग्ज़ाम होने के बाद वही जाकर चिल्लाना स्टार्ट करेंगे। तो आपको बता रखा ये सब आप सबको करना है, लेकिन अभी नहीं, या तो आप ही बोल लो या तो मैं ही बोल लूँ, या तो आप ही समझा लो बता लो या तो मैं ही बोल लूँ। भाई अभी कुछ बताया जाए तो आपको सिर्फ सुनना है, आपको बोलने का मौका आपको दिया जाएगा ना। अभी जब एक बार में ख़त्म हो जाएगा क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं, तो आप आराम से बताइएगा। ये तो आपको मिल जाएगा पेपर 1 पेपर 2 के लिए, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के लिए। और हमारा करने का सीक्वेंस भी ऐसा होगा। तो कुछ लोग मैसेज कर रहे थे कि कैसे पढ़ा जाए, है ना, कि कौन से सब्जेक्ट को आप कराएंगे उस हिसाब से कैसे हम प्रिपेयर करें। तो ये सेम ऑर्डर होगा करने का, है ना, सेम ऑर्डर मिलेगा आपको। सो आरसीसी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे करते हुए आएंगे, फिर सेकंड पार्ट को स्टार्ट किया जाएगा। अब इसमें से कुछ सब्जेक्ट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब कौन कौन से, है ना, कौन कौन से, अब देखो उनको मैं सर्कल कर रहा हूँ। सोम, आरसीसी, स्टील स्ट्रक्चर, ठीक है, सॉइल, इन्वायरमेंट, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाईवे और सर्वे। तो कितना हो गया टोटल ये, अब 5 और 3 8, ये 8 सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पेपर 1 में आप देखेंगे, है ना, पेपर 1 में आप देखेंगे ये टोटल 150 का होना है पेपर 1, पेपर 1 टोटल 150 का होना है, 150 मार्क्स। तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ बीएमसी को भी, है ना। तो 150 में से आप देखिएगा, 150 में से आप देखिएगा ये जो 4 सब्जेक्ट हैं अराउंड 100 के आसपास आपको मिल रहा होगा, 100 या 120 मार्क्स। ये चारों मिलके ला रहे हूँ, ये 4 सब्जेक्ट, ये चारों मिल करके आपको इसमें से 150 में से 100 से 150 नंबर लाएंगे। तो इन चारों बहुत अच्छे से डिटेल में करके जाना है, ठीक है। जो बचा होगा थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है, फिर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात की जाए पेपर 2 में, है ना, पेपर 2 में तो इसमें भी जो यहाँ से सर्कल करा हुआ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अच्छा खासा वेटेज 100 से 120 मार्क्स लाएंगे, 100 से 120 मार्क्स आपको ला के देंगे, है ना। देखो अगर हाथ खाली है तो उसको शांति से अपने पास रखो ना, तो कीबोर्ड पे हाथ नहीं लेके जाना, सिर्फ ध्यान से सुनना है। आपकी होप क्या है क्या नहीं वो आप रखिए अभी,
जब कोई चीज़ बताइए तो आपको सुनना है नहीं। आप अभी आधे घंटे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे तो आप एग्ज़ाम हॉल में कैसे बैठ के कुछ कॉन्सेंट्रेट करेंगे? कुछ बताया जा रहा है भाई, आपको सुनना है, आराम से आप सुनिए। अभी लास्ट में आपको बोलूँगा कि आप, हाँ आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए, तो बताइएगा कि हमारी होप है कि नहीं है। आपको, आप किसी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके बैठो, है ना, तो बच्चों की एक आवाज़ नहीं निकलती जो पढ़ने वाले होते हैं, वो पूरा एकदम मन लगा के सुनते रहते हैं, क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, है ना। और यहाँ पे तो 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे कॉन्सेंट्रेट करके, और यही इन सबको बनना है। ठीक है, तो ये तो आपको मिल जाएगा पेपर 1 पेपर 2 के लिए। ठीक है, सेम सीक्वेंस हम लोग करेंगे क्रैश कोर्स में, है ना। क्रैश कोर्स का जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, जो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ये कंप्लीट सिलेबस आपको, है ना, आपके उस पर ऐप पर अपलोडेड है। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ आपके ऐप पर अपलोडेड है, सेम चीज़ आपके मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, है ना, सेम पीडीएफ को। बट आई विल रिकमेंड कि जिनके पास इसका हार्ड कॉपी है, ठीक है, आई विल रिकमेंड जिनके भी पास इसकी हार्ड कॉपी है, वो लोग हार्ड कॉपी को अपने पास रखें जब भी क्लास होगी, और हाइलाइटर रखें अपने पास, कैलकुलेटर ला के रखें, और जब भी क्लास को ज्वाइन करें, जब भी क्लास को ज्वाइन करें तो सबसे पहले करें क्या, वो लैपटॉप से ज्वाइन करें, है ना। तो होगा क्या कि आपके सामने बड़ी सी स्क्रीन रहेगी, है ना, और जब मैं क्वेश्चंस दूंगा, इसको थ्योरी को तो डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, जब हम लोग जब क्वेश्चंस को किया जाएगा तो क्वेश्चंस को सॉल्व करें और तुरंत उसका आंसर करें, है ना, क्वेश्चंस उसका आंसर करें। ठीक है, मैं वर्कबुक भी इसमें आपको शो कर दूंगा। जो भी डेली क्लासेस होंगी, क्लासेस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिस भी ग्रुप में आप लोग एडेड हैं, है ना। डेली क्लास का लिंक भी आपको वहीं पर ही शेयर कर दिया जाएगा। टाइमिंग तो सेम ही रहेगा। ये तो कुछ पॉइंट हो गए, ठीक है। तो ये पीडीएफ आपके ऐप पर अपलोडेड है, और इसी पीडीएफ को ही हमें डिस्कस करना है। तो आपके पास, अगर आपके पास इसकी हार्ड कॉपी रहेगी तो आपको क्या क्या पढ़ना है ना। देखो, क्रैश कोर्स में सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए तब होगा जब आपके पास हार्ड कॉपी होगी और आप रिवाइज करें तो उसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है ना, क्या क्या पढ़ना और क्या क्या इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे कहा जाए भाई, आपसे पूछा जाए कि चैप्टर 1 से कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, वो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो डिफरेंट स्टेट के एग्जाम्स हुए हैं वहाँ पे जो भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। जैसे कहा जाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, तो जितनी भी 8-9 प्रॉपर्टीज़ हैं, अब वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस बनते हैं। अब किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप कैसे पता चलेगा आपको? जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं अदर स्टेट में जो पूछे गए हैं, है ना, और जो वर्कबुक है वो सारा यहाँ पर है ना, वो सारा यहाँ पर है। बस जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जाएगा उसको अंडरलाइन करते हुए चलना है, उसको हाईलाइट करते हुए चलना है। जो भी आपको वर्कबुक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। अभी मैंने देखिए पेपर शेयर किया था राजस्थान वाले का, राजस्थान में जो जेई का हुआ और पंचायत राज का एग्ज़ाम हुआ, पूरा आपको वर्कबुक से क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना। तो सारा प्रैक्टिस, क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव के लिए, मेंस के एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पीडीएफ में सबको डिस्कस कर लिया जाएगा, है ना। इस पीडीएफ में सबको डिस्कस कर लिया जाएगा। जो टाइम जाता है पढ़ाने में वो जाता है लिखने में, जब मैं लिखता हूँ तो। और क्योंकि अभी ये सारा पीडीएफ अपने पास बना हुआ है पहले से, है ना, सब कुछ अवेलेबल है, तो इसमें टाइम नहीं जाएगा, ये जल्दी होगा। इसमें सिर्फ आपको समझाना होगा, ठीक है। तो आपके पास अगर ये इसकी हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छा है, आपके पास इसकी हार्ड कॉपी है तो बहुत अच्छा है ना। तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ हम लोग वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, हम लोग वहाँ पे सब कुछ डिस्कस कर लिया जाएगा। तो आपके पास एक हो जाएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना है। क्रैश कोर्स आपको इसी चीज़ में ही बूस्ट करेगा। जैसे आपसे कहा आप रिवाइज़ करिए, तो हाँ आप रिवाइज़ करें, लेकिन रिवीजन में भी आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है जिसको ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है आपको, है ना, वो क्रैश कोर्स में मैं सब कुछ आपको करा दूँगा। वो क्रैश कोर्स हम लोग सब कुछ कर लेंगे। तो इसके लिए आपको किसी परेशानी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो कुछ भी चेंजेस होते हैं सिलेबस में, कुछ नए सब्जेक्ट ऐड होते हैं नहीं होते हैं, उन सब का आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी क्लासेस होंगी, है ना, स्पेशली जो मैं करा रहा हूँ,
कुछ भी ऐड हो, कुछ भी कट पिट हो, तो बिल्कुल कोई परेशान नहीं होगा, सब कुछ हो जाएगा इस क्लास में, है ना। बस आपसे 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, आपसे केवल 2 चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। पहली कि आप डेली क्लास को करिए और रिवाइज़ करिए। सेकंड, उसकी प्रैक्टिस करिए, उसकी प्रैक्टिस करिए। तो रिवीजन प्रैक्टिस, रिवीजन प्रैक्टिस, बस यही 2 साइकिल चल रही हैं। आप पूछें तो यही 2 एक्टिविटी आपको करना है जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं हो जाता। और पूरा का पूरा टाइम देना आपको अपनी पढ़ाई के लिए। दिन में अगर आप 12 घंटे फ्री होते हैं तो आप 12 घंटे दीजिए। आप 14 घंटे दिन में फ्री होते हैं तो आप 14 आवर्स को दीजिए, है ना। आप दिन में 15 आवर्स 16 आवर्स आपके पास टाइम तो आप उसको भी पूरा दीजिए, क्योंकि अभी एक भी टाइम ख़राब करने का नहीं है आपके पास। और फालतू चीज़ों में तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ से अपने टाइम को कट डाउन कर सकते हैं आप उसको कट डाउन करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अभी प्रीलिम्स को करना है, ठीक है। जो क्रैश कोर्स करा जाएगा इसको करना है, रिवीजन पे करना है, प्रैक्टिस देने पे करना है। तो उठते बैठते सुबह शाम बस माइंड में एक चीज़ चलनी चाहिए, वो ये है कि प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना है। ये माइंड में चलना चाहिए। लेकिन कोई भी परेशान नहीं होगा एकदम से इस चीज़ लेकर के बैठ के और पढ़ाई नहीं हो रही है, इस चीज़ को लेकर के पढ़ाई नहीं हो रही है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो हम लोग लाइव क्लास में कर लेंगे। सेम क्वेश्चंस मैं आपको सबको ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिए। ये जो PDF है ऐप पर अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको देखिए, ठीक है। अभी नोट डाउन करने का तो टाइम नहीं होगा कि आप बैठ के एक सारा नोट डाउन कर रहे हैं, है ना। तो आप रिवाइज़ करेंगे, प्रैक्टिस होगी, रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस कहाँ से लाने हैं, क्या क्या होना है, वो सारा आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो क्लास में हम लोग सबको डिस्कस कर लेंगे। और सेम PDF आपके ग्रुप पे मिल जाएगा, सेम चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। जो सिलेबस है सोम का, RCC का, है ना, ये सब कुछ डिटेल सिलेबस तो आपके ग्रुप पे अपलोडेड है। बट मोस्ट एक्सपेक्टेड अभी जो सिलेबस आएगा उसमें कई सारी चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेंगी, है ना। बट आप जो नोट्स को देखेंगे, जो नोट्स मैंने कराया हुआ है आपके ऐप पर अपलोडेड है, ये इसमें हर एक टॉपिक्स आपको मिल जाएगा, है ना। ये जो आप देखेंगे, है ना, ये जो PDF है इसमें हर एक टॉपिक्स को मैंने ऐड कर दिया है। तो आप देखेंगे यहाँ से ये लिखा हुआ है, देखो ये कमीशन का प्रिस्क्राइब सिलेबस है, बट अभी जो आएगा वो सब कुछ ऐड ऑन होकर के आएगा। तो हर एक टॉपिक्स को मैंने सिलेबस में ऐड कर दिया है, तो एक भी टॉपिक छूटा नहीं है। और कहाँ सब्जेक्टिव आएंगे, कहाँ सब्जेक्टिव आएंगे, वो सब कुछ अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये कुछ प्रोसीजर आपको मिल जाएगा, ये कुछ प्रोसीजर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपको यहाँ से होगा। अब आगे देखा जाता है सिलेबस। हमें जो पहला सब्जेक्ट डिस्कस करना है वो है सोम, वो है सोम, है ना। अभी हम लोग बात करें इसके प्रीलिम्स एग्ज़ाम को लेकर के, प्रीलिम्स को लेकर के अगर सारे सब्जेक्ट ऐड ऑन हुए, है ना, जैसे आपको पता है प्रीलिम्स में GK GS इंग्लिश, है ना, एप्टीट्यूड और सिविल, तो उस केस में 5 to 6 मार्क्स का आपको मिलेगा। अभी आप देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, है ना, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सोम से ही पूछा हुआ था, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सोम से ही पूछा हुआ था। कब? जब ये कंबाइंड होगा तब, जब सारे पेपर्स एक साथ ऐड होंगे तब आपको मिलेगा। अदरवाइज़ इसका जो वेटेज होगा प्रीलिम्स में वही हो जाएगा आपका 10 to 12 मार्क्स, ठीक है। अब ये फिक्स नहीं हो सकता है 15 मार्क्स भी हो जाए, हो सकता है 16-17 मार्क्स भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, बट मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि आप 5 to 6 मार्क्स आपको प्रीलिम्स में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सब कुछ ऐड ऑन होना ही होना है। ये तो पहली चीज़ हो गई सोम का। नेक्स्ट अब मेंस में आते हैं, क्योंकि मेंस अभी होना है क्योंकि मेंस अभी होना है 150 नंबर का, होना है 150 नंबर का। तो आप सोम से, केवल सोम सब्जेक्ट से, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 30 से 40 मार्क्स, 30 से 40 नंबर आपको मिलेगा सोम में, मेंस के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मेंस में आपको 30-40 नंबर मिलेगा, केवल सोम सब्जेक्ट दे रहा होगा। तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस बनेंगे और आपको अच्छे से सॉल्व भी करना होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आप सबको इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। इस बार जो एग्ज़ाम्स हुआ इसका इंस्पेक्टर वालों का, है ना, वैसे बहुत अच्छा स्टेप है ये। एक नए चेंजेस हुए, ठीक है। पहले आप सबको पता होगा आपको सप्लीमेंट्री कॉपी मिलती थी मेंस एग्ज़ाम में, लेकिन इस बार सप्लीमेंट्री कॉपीज़ नहीं मिल रही हैं, है ना, सप्लीमेंट्री कॉपीज़ नहीं मिल रही हैं। तो आपको एक आंसर बुकलेट तो मिलेगा
क्वेश्चन पेपर अलग से मिला होगा। आंसर बुकलेट में आपका मेंशन होगा क्वेश्चन भी, है ना, क्वेश्चन भी वहाँ पर मेंशन होगा, वहाँ पर आपको क्वेश्चन मेंशन होगा, किसमें, आंसर बुकलेट में। तो जो स्पेस दिया उस स्पेस में ही आपको लिखना होगा, अलग से कोई कॉपीज आपको मेंस में नहीं मिलेंगी। अगर कट पिट किया तो वो क्वेश्चन फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और सेम पैटर्न मैंने कुछ दिन पहले टेस्ट पेपर कराया था, है ना, तो देखो ये इसका टेलीग्राम पे मैंने शेयर करा हुआ था, देखिए यहाँ से। तो जैसे ये यहाँ से जैसे ये पहला क्वेश्चन है ना, देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन 1 लिखा होगा ऐसे ही, ठीक है। यहाँ से मिलेगा आपको, ऐसे लिखा होगा, ओके। अब देखिए नीचे में जो स्पेस आपको दिख रहा है इसी में आपको लिखना होगा, है ना, इसी स्पेस में आपको लिखना है। अगर आपने यहाँ पे कट पिट कर दिया तो फिर आपका ये जगह खाली होगी, फिर आप इस क्वेश्चन को दोबारा अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आप दोबारा इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो जो स्पेस है इसी स्पेस में ही लिखना होगा। इस बार चेंजेस हुए हैं इसके एग्ज़ाम में, तो अब यहाँ पे सप्लीमेंट्री कॉपीज़ आपको नहीं मिल रही हैं मेंस में, और ये सेम चीज़ होगा इम्प्लीमेंट होना ए में। और ये बहुत अच्छा भी है, जो लोग पहले लिखने के बाद फिर से ला के कॉपी चिपका देते थे, है ना, या फिर एक क्वेश्चन सॉल्व गलत हो गया तो फिर से दूसरे को ला के कर रहे हैं, तीसरे को कर रहे हैं, इससे थोड़ा आराम मिल जाएगा। और जो नकल वाले कर रहे हैं वो तो उनका बिल्कुल दुकान बंद हो जाएगी, उनकी तो बिल्कुल दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो किया हुआ है क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो अब इस स्पेस में कुछ और नहीं लिख पाएंगे। नहीं पहले होता था कि चलो ठीक है भाई रॉन्ग हो गया तो सप्लीमेंट्री कॉपी ला के लगा दिया, है ना, या फिर कट डाउन कर दिया एक पेज को, दूसरे पेज में सॉल्व किए, तीसरे पेज में सॉल्व किए एक ही क्वेश्चन को, है ना, मान लो खुद से सॉल्व करा हुआ है, पता चले कि गलत है, नकल कराने वाला है, तो आपने उसको कट डाउन कर दूसरे पेज में सॉल्व कर दिया। अभी ऐसा सिस्टम ही ख़त्म। तो ऐसे पैटर्न यूपीएससी एग्ज़ाम में पहले होते थे, मतलब अभी भी हो रहे हैं। तो वहाँ पे कोई सप्लीमेंट्री कॉपीज़ नहीं मिलती हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पे हो गया। तो एक अच्छा इनिशिएट किया गया, ये एक अच्छा इनिशिएट किया गया, ठीक है। चलिए ये तो यहाँ से हो जाएगा। अब इसके थोड़ा हम लोग सिलेबस को देखते हैं, ठीक है। इसके सिलेबस को देखा जाता है तो चैप्टर 1 जो मिलेगा आपको वो मिलेगा सिंपल स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे यहाँ पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलते हैं और इंटरव्यू में बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछाते हैं यहाँ से चैप्टर 1 से। तो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, अब इसमें आपको सारे टॉपिक्स करने हैं। पहला कि सोम क्या होता है ना, व्हाट इज द सोम, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या डिफरेंस है। फिर स्ट्रेस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है ना। फिर आपको स्ट्रेन करना होगा कि स्ट्रेन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, फिर कौन कौन से इलास्टिक कांस्टेंट हैं, फिर स्ट्रेन डिफरेंट आपको उसमें मेंबर्स में पता करना होगा, है ना। टेम्परेचर स्ट्रेस हो गया, वो सारा आपको यहाँ से करना है। और ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव दोनों के लिए, जिसमें से पॉइजन्स रेशियो भी आपको करना होगा, है ना। फिर आपको वॉल्यूमेट्रिक रिलेशन को लेकर के करना होगा। तो इस सारे टॉपिक्स आपको करना होगा चैप्टर 1 में। तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कौन से यहाँ पे सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ओके। नेक्स्ट आपको मिलेगा चैप्टर 2 SFD एंड BMD, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्जेक्टिव में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और इंटरव्यू में भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको कोई भी टेढ़ा स्ट्रक्चर बना के दे देगा, बोले कि बताइए इसका शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करो, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करिए, या फिर आपको कोई भी ऐसे बीम बना के दे देगा, ठीक है। यहाँ पे स्पैन मान लो कर दिया, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट में यूडी लगा दिया, स्पैन दे दिया 3L, इसको दे दिया यहाँ से L दे दिया, बोले बताओ इस पॉइंट पर कितना शियर फोर्स होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हो सकता है इसका SFD BMD डायग्राम बना के देते, बोले बताओ कि इसका शियर फोर्स डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा। तो ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर लेंगे कब, लाइव क्लास में, है ना। तो इन सबको कंप्लीट डिस्कस कर लिया जाएगा इस क्रैश कोर्स में, ठीक है। तो कंप्लीट डिसीजन हो जाएगा SFD BMD का कि क्या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाना है, क्या सब्जेक्टिव में पूछा जाना है, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। थर्ड चैप्टर देखा जाएगा प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेस
प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, अब ध्यान रखना, इसको पढ़ के जाना है सब कोई। ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आते हैं। ये सभी टॉपिक्स ऐसे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, इसका अप्लीकेशन बहुत पूछा जाता है। और अभी आप देखें जो लेबोरेटरी असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ, प्रिंसिपल स्ट्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ था, प्रिंसिपल स्ट्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा हुआ, तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, इन सभी टॉपिक से, तो छोड़ के नहीं जाना है। वैसे हम लोगों ने जो भी क्लासेस करा हुआ है इससे पहले रेगुलर बैच में, है ना, वहाँ पे तो इन सबको कंप्लीट डिस्कस करा है, तो आपको यहाँ पे भी हेल्पफुल हो जाएगी, यहाँ पे आपको मदद मिल जाएगा, है ना। प्रिंसिपल स्ट्रेस और स्ट्रेन, ठीक है, कि प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, मोहर सर्कल क्या होता है, ठीक है, मोहर सर्कल क्या होता है, मोहर सर्कल को मोहर सर्कल ही क्यों बोलते हैं, मोहर रेक्टेंगल, मोहर पैराबोला क्यों नहीं बोलते, सबको डिस्कस किया जाएगा। इंटरव्यू में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड चैप्टर आपको मिलेगा प्रिंसिपल स्ट्रेस। फोर्थ आपको मिलेगा बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग स्ट्रेस अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी टॉपिक्स ऐसे हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी, सब्जेक्टिव भी, इंटरव्यू। बेंडिंग स्ट्रेस तो एक ऐसा चैप्टर है ना, आप स्टील पढ़ोगे बिना इस चैप्टर के एप्लीकेशन आप नहीं आगे जाओगे, आरसीसी पढ़ोगे बिना इसके एप्लीकेशन आप नहीं जाओगे, आप पेमेंट डिजाइन करोगे रिजिड पेमेंट, बिना इसके आगे आप नहीं चलोगे। प्रिंसिपल सॉइल आप पढ़ रहे होंगे, वहाँ पे भी आपको डिस्कस करना होगा, तो बहुत जगह एप्लीकेशन आपको मिलेगा इसका, ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस का। नेक्स्ट देखा जाएगा चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 आपको मिल जाएगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, अब ये चैप्टर केवल ऑब्जेक्टिव के लिए है, ओनली फॉर द ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनेंगे, केवल ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको डायरेक्ट शियर स्ट्रेस से, सब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। तो इसको भी देखा जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे ए में भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जे में भी पूछा हुआ है, जबकि जे के सिलेबस में मेंशन भी नहीं है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, है ना, वहाँ पे मेंशन भी नहीं है, लेकिन जब लास्ट टाइम क्लासेस हुई थी तो इसको भी डिस्कस करा हुआ था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा। इसके बाद डिस्कस किया हम लोग डिस्कस करेंगे डिफ्लेक्शन चैप्टर को, ठीक है। डिफ्लेक्शन अगेन आपके लिए इम्पोर्टेंट है बहुत सारा, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस इंटरव्यू। देखिए अभी कल इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ, डिफ्लेक्शन से ही क्वेश्चन पूछता है सैटरडे को जो हुआ, तो अगेन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में जो क्वेश्चंस होगा ज़्यादातर सुपर पोजिशन एप्लीकेशन का थ्योरम होगा, मतलब सुपर पोजिशन का जो एप्लीकेशन होगा वही आपको मिलेगा, द एप्लीकेशन ऑफ सुपर पोजिशन थ्योरम। बाकी मेंस में आएगा वो 10 नंबर्स में आते हैं, बट ऑब्जेक्टिव में डिफ्लेक्शन चैप्टर से पूछा जाता है ज़्यादातर किसका होता है, एप्लीकेशन ऑफ सुपर पोजिशन, तो वहाँ से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो इसको भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। इसमें मैं आपको कुछ सेट ऑफ फॉर्मूलेस दूंगा, अराउंड 9 फॉर्मूलेस, है ना, उन 9 फॉर्मूलेस को याद कर लीजिए, फिर आपको इसमें कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो डिफ्लेक्शन आपका सारा वहाँ से हो जाएगा, डिफ्लेक्शन आपका सारा वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 7 हो जाएगा, दैट इज़ द टॉर्सन, दैट इज़ द टॉर्सन, है ना। अब टॉर्सन ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है टॉर्सन सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बस सब्जेक्टिव के चांसेस यहाँ से कम है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन इंटरव्यू में इसके सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। इंटरव्यू में आपसे इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है कि टॉर्सन का, इसका एप्लीकेशन पूछा जाता है। अब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ, टॉर्सन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया, डेरिवेशन, और जिसको आप 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में आप अप्लाई करते हैं टू फाइंड द वैल्यूज़, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है टॉर्सन को, ठीक है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा, है ना, चैप्टर नंबर 8 मिल जाएगा टॉर्सन बाद। नेक्स्ट आपको करना है यहाँ से कॉलम, कॉलम ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव होगा। कॉलम से कॉलम का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है और इंड कंडीशंस क्या मिलती हैं। नेक्स्ट चैप्टर देखा जाएगा, चैप्टर नंबर 9 होगा थिन एंड थिक सिलेंडर, सिलेंडर्स अगेन ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसी में एक टॉपिक आपको कराऊंगा मिसलेनियस, मिसलेनियस तो ऑब्जेक्टिव वाला ही होगा पोर्शन, ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन होगा।
ये कंप्लीट मिल जाएगा आपको सिलेबस सोम का। तो टोटल आपको यहाँ 9 चैप्टर मिलेंगे, टोटल आपको 9 चैप्टर मिलेंगे, ठीक है, टोटल आपको 9 चैप्टर मिलेंगे। और सारे के सारे टॉपिक्स आपको करके जाना है, एक भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, एक भी टॉपिक आपको यहाँ पे छोड़ना नहीं, क्योंकि सोम एक बहुत ही कोर सब्जेक्ट है सिविल का, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है ना, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से वर्कबुक के क्वेश्चंस आपको करने बहुत डिटेल से। भाई वर्कबुक को बहुत अच्छे सॉल्व करेगा सब कोई, जो वर्कबुक है वर्कबुक में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो उनको सब कोई अच्छे से सॉल्व करना सब कोई सोम का। और सोम एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रीलिम्स में आपको मदद करेगा, मेंस में मदद करेगा, और इंटरव्यू में, तीनों मदद कर रहा होगा, है ना, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आपके लिए। तो वर्कबुक के सारे क्वेश्चंस करके जाना है। नेक्स्ट है ना, वर्कबुक हो गया। नेक्स्ट यूथ पब्लिकेशन, कोई इस बुक को बाई करता तो ठीक है, अदरवाइज मैं इसका PDF आपको ग्रुप में भेज दूंगा। मेरे पास इसका नया एडिशन वाला 2025 और 24 वाला है, मैं नया एडिशन आपको भेज दूंगा, तो आप लोग उसको सबको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट हो सकते हैं, तो उसको आप ग्रुप में सेंड कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन में डाउट हो सकते हैं, उसको आप ग्रुप में सेंड कर, वहाँ से हम लोग इसको देख लेंगे। ये तो हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, ये तो हो गया प्रैक्टिस के लिए। अभी के लिए आपको क्लास नोट्स है ना जो दिया जाएगा वो सफिशिएंट होगा, क्लास नोट जो होगा वो सफिशिएंट होगा, जो वर्कबुक है वो सफिशिएंट होगा, और यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है, ठीक है। आपको भी के लिए कोई टेक्स्ट बुक खरीदने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्कबुक के क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइए, आपके लिए सफिशिएंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास टाइमिंग, जो क्लास टाइमिंग है 12:30 PM टू 2:30 PM होगा डेली, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे, सॉरी मंडे टू सैटरडे, ठीक है। मई मंथ में है ना मैराथन क्लास होगी आपकी, ठीक है, मैराथन क्लास होना है आपका मई मंथ में, मई मंथ में, तो मई मंथ में आपकी मैराथन क्लास होगी, तो उसमें हम लोग एक दिन में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो मैराथन क्लास होनी है, ऑनलाइन में आपकी क्लासेस होनी है, ठीक है। जो वीडियोस है, ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं, जैसे अब आज क्लास हुई, ठीक है, आज क्लास हुई, तभी शाम को आपको है ना, अभी क्लास हुई तभी शाम को आपको, ठीक है, 8:30 PM के पहले पहले वीडियोस मिल जाएगा, या रात को 9 बजे तक अपलोड हो जाएगा सारा सारा रिकॉर्ड लेक्चर्स। एक वीडियो को मैक्सिमम आप 20 टाइम्स देख सकते हैं अभी के लिए, फॉर नाउ, बट एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के मार्च लास्ट तक 1 वीडियो कैन बी वॉच बाई 50 टाइम्स, है ना, तो आप उसको 50 टाइम्स देख सकते हैं। तो 50 टाइम तो आई थिंक सफिशिएंट होगा आपके लिए। आप इसको ऑफलाइन में रिकॉर्ड करके भी देख सकते हैं, रिकॉर्ड करके कर रहा हूँ, आप इसको ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, आप इसको ऑफलाइन डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, है ना, ठीक है। वर्कबुक भी आपको आपके फोल्डर में मिल जाएगा, उसमें एक कंटेंट में होगा, आप वहाँ से इसको देख लेंगे। वर्कबुक और PDF नोट्स वो डाउनलोडेड फॉर्म में नहीं होगा कि आप अपने हार्ड डिस्क में इसको डाउनलोड कर पाएँ, नहीं, मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, लैपटॉप में आप उसको ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन लैपटॉप में डाउनलोड नहीं होगा। तो आप लैपटॉप में उसको ओपन तो कर सकते हैं, है ना, जैसे आपने देखा होगा ई बुक टाइप होता है ना, ई बुक, कुछ वैसा आपको होगा, है ना, कुछ वैसा होगा। तो आपको जो कंटेंट है वो उसी फॉर्मेट में ही मिलेगा, बट जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है ग्रुप में मैं आपको भेज दूंगा, है ना। जो भी हम लोग डेली क्लास को डिस्कस करेंगे, जैसे मान लो आज क्लास हुई तो उसमें हम लोगों ने 10 पेज को डिस्कस किया, तो सेम 10 पेज विल सेंड यू इन योर टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आप वीडियोस को लैपटॉप से भी देख सकते हैं, लैपटॉप से भी आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। एक साथ आप 2 डिवाइस में लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन, आप मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं,
ठीक है। एक साथ आप 2 वीडियोज़ को आराम से 2 डिवाइस में आराम से आप देख सकते हैं। लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, फिर आप आईपैड या टैबलेट जो भी आपके पास है आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। जो भी क्लासेस होनी है ना, रिकॉर्ड लेक्चर को देखना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये 2 चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है। रिवीजन कब तक? टिल द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। एक बार प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो जाएगा फिर स्टार्ट किया जाएगा मेंस का बैच। अभी तो आपका प्रीलिम्स के लिए बैच चल रहा है, फिर आपका मेंस का बैच का भी स्टार्ट होगा, फिर हम मेंस बैच को भी करेंगे। ठीक है, हम लोग मेंस बैच को भी करेंगे। जो भी टाइमिंग है अभी के लिए सबको ही फुल पढ़ाई को दीजिए, है ना। ये जो फालतू वाले मैसेज करने वाले हैं इन सबको अपना टाइम सेव करना है। ठीक है, इन सबको अपना टाइम सेव करना है, एक भी टाइम को ख़राब नहीं करना है। अभी आपके लिए आपके पास बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है ना, तो कोई भी इस चीज़ को वेस्ट नहीं करेगा। जो भी रिसोर्सेस हैं आपके पास उनको यूटिलाइज़ करें, उनको मैक्सिमम आउटपुट तक लेकर के जाइए और जल्दी जल्दी सबको यही बनिए। ठीक है, चलिए ये तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, सिलेबस हो गया। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो स्टार्ट किया जाएगा कल की क्लास से। तो कल की क्लास में लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 को, कल क्लास में डिस्कस किया जाएगा चैप्टर 1 को। ठीक है, तो इस PDF पहले से ही बना हुआ है, सबके पास नोट्स होना ज़रूरी है। नहीं होता है तो सबके पास एक तभी बैठिए आप अपने पास कॉपी रखिए, फिर A4 साइज पेपर्स रखिए, है ना। साथ में पेन से ये सब कुछ रखिए। जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे आप उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको पेपर्स रखना है। ये PDF मैं जब भी डिस्कस करूँगा डेली क्लास का आपको ग्रुप में सेंड कर दूँगा, है ना, डेली आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे क्लास होगी। बट अगर आपके पास इसकी हार्ड कॉपी है तब तो बहुत अच्छा है, आपके पास इसकी हार्ड कॉपी बहुत अच्छा है। जैसे कहा जाए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो हम इसमें किसकी स्टडी करते हैं? बिहेवियर ऑफ रिजिड मटेरियल। तो जैसा आपके पास नोट्स है तुरंत आप उसको अंडरलाइन करना है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? नॉन डिफॉर्मेबल रिजिड बॉडी। नॉन डिफॉर्मेबल रिजिड बॉडी, तो रिजिड बॉडी क्या हो जाता है कि लोड अप्लाई करेंगे, है ना, डस नॉट शो एनी डिफॉर्मेशन एंड नो चेंज इन ज्योमेट्री। तो ऐसी पॉइंट को अंडरलाइन करते हुए चला जाएगा। तो आपको क्या क्या पढ़ना है सब कुछ मिलता जाएगा। फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए वर्कबुक है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ऐसे हम लोग डेली डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो सब कुछ हम लोग क्रैश कोर्स में करेंगे। और आप बस इतना ही करके जाइए, अभी कोई रिसर्च वाला नहीं बनेगा, है ना। नहीं तो इसमें कुछ लोग अभी पीछे पड़ जाएंगे कि बस ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, है ना। क्या कराना क्या नहीं कराना वो हम पे छोड़ दीजिए। ठीक है, क्या पढ़ाना है, कैसे करना है, वो सब कुछ आप हम पे छोड़ दीजिए। आपसे जो चीज़ जो चाहिए वो यही चाहिए हमें। कहाँ गया, ये रहा, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। आपसे बस यही एक्सपेक्टेड है। ठीक है, चलिए आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं 1 बाय 1 करके, या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हाँ, वर्कबुक को प्रिंट आउट नहीं हो पाएगा क्योंकि आप उसको डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। आपको हार्ड कॉपी चाहिए होगा तो आप ऑफिस से आकर के ले सकते हैं। सर नोट्स करने लाइक में हम लोग को सब टेलीग्राम में भेज दीजिए ना, नोट ये वर्कबुक और नोट्स को। अच्छा, वर्कबुक सर ज्वाइनिंग लिंक कहाँ से मिलेगा? डेली टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर हो जाएगा, जो टेलीग्राम है वहाँ पर आपको शेयर हो जाएगा। सर हार्ड कॉपी सर कहाँ से मिलेगा सर? आप ऑफिस से आकर के ले लीजिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। भाई आप खुद से प्रिंट आउट करेंगे बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी। अभी आप देखिए और सर कितने, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने पेजेज हैं अभी यहाँ पे टोटल, है ना। आप सबको लगता है कि हम घर पे होम प्रिंटर से कर लेंगे, नहीं होगा, इंक ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सर नोट्स का नहीं सर, ये वर्कबुक सर आप जो दे रहे हैं ना उसको देखिए पेजेस डाउनलोड लिखे करने यहाँ लाइक पे बोलिए। 319 पेजेस। अब 3 से 9 पेज आप कैसे प्रिंट आउट कर पाएंगे घर पे? या तो आपका जीरोक्स मशीन हो, है ना। सर हाँ, वो ऑफिस कितना बजे तक खोलेगा? वर्कबुक का मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, उसके लिए बेफिक्र रहिए। सर वर्कबुक को, ऑफिस आज कितना बजे तक खोलेगा सर? हाँ हाँ बोलिए। सर ऑफिस कितना बजे तक खोलेगा आज?
ऑफिस तो ओपन रहता है शाम को 6 बजे तक। और सर आप टेस्ट भी कराएगा क्या सर? हाँ वो भी होगा, वर्कबुक ही जो है ना वो सब कुछ है। मैं सर मेरा मतलब आपका तरफ से ये इसी कोर्स में। हाँ हाँ, इसी कोर्स में देखिए वर्कबुक ही आप कह सकते हैं आपके लिए प्रैक्टिस है या क्वेश्चन है टेस्ट पेपर है, वर्कबुक में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब आप कहिए उसी का मैं एक अलग से आपको पेपर बना के दे दूँ तो उसको भी कर लिया जाएगा, प्रैक्टिस के लिए उसको भी हम लोग कंडक्ट कर लेंगे, कोई नहीं, वो भी हो जाएगा टेस्ट पेपर भी, अब इसी आपका क्रैश कोर्स में ही। सर मेरा मतलब सर वो सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद सर। हाँ हो जाएगा, वो सब कुछ आप अभी छोड़ दीजिए हम पे ना, वो हम सब कुछ प्लान कर रहे हैं, अभी तो ठीक है आपको सर, सिर्फ स्टार्ट थैंक यू। करना है, वो सब कुछ आपको कैसे प्रिपेयर करना है क्या क्या करना है वो हम पे छोड़ दीजिए। बस आपसे क्या चाहिए वो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? क्या बस तुरंत ही भेज दें? बस ऐसा ही है कि आपने जैसे बोला वैसे पहुंच जाए। नहीं ईटानगर में नहीं ना, ईटानगर में आकाशदीप में आप जाकर के देख सकते हैं, लेकिन आई थिंक वहाँ पे भी ख़त्म हो गया क्योंकि उनका मैसेज आया हुआ था कि अब हमें नोट्स को भिजवा दीजिए। अभी नोट्स बहुत सारे लोग लेके जा रहे हैं राउंड, अगर आप देखेंगे तो अभी तक नोट्स में एक सेंट पे कैलकुलेटर रिकमेंड कर दीजिए। ओके ठीक है। और कोई, मुझे लगा कि पेपर को मांग रहे हैं कि आप पेपर भी दे दीजिए। हाँ आप वहाँ पर जाके पता करेंगे, क्या बोलते हैं कि आकाशदीप में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। भाई अभी आपको कुछ देर पहले बताया, बिल्कुल परेशान होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि बस एक ही दिन में सब कुछ कर डालेंगे। स्टडी इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो आपको कंटिन्यू करते हुए चलना है, एक दिन में पढ़ाई ख़त्म नहीं हो जाएगी। अब इसी बात को मैं एक बार बोलूँ या 10 बार बोलूँ, परेशान होगे जो खुद का चैन है वो भी चला जाएगा ना, जो आपका चैन सुकून है वो भी चला जाएगा। तो ये कंसिस्टेंसी मांगता है, आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते हैं कि बस एक सेकंड में सब कुछ। आपको कलेक्टर नहीं बनना है ना, ये पहले बताता आया हूँ कि एक ही दिन में सब कुछ नहीं कर देना है। जो नोट्स हैं उसको यूज़ करिए, उसको पढ़िए, उससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और किसी पूछना है? मॉडल विलेज ए सेक्टर, ओके ठीक है। प्रीलिम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, आप चाहे अभी आप मान लीजिए आप एग्ज़ाम में जाओगे प्रीलिम्स में लेकर के तो आपको निकाल देंगे, फिर कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा।